मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे बच्चों को 2021 तक पता ही नहीं था कि अम्मा पॉलिटिकली, सोशली और प्रोफेशनली भी एक्टिव है। कानपुर शिवाजी नगर विधानसभा में स्पेशली नवाब मलिक साहब कह रहे हैं कि माहौल बदलने वाला है, नशा बहुत ज़्यादा है, ड्रग माफिया बहुत बढ़ेगी। क्या अनुशक्ति नगर में नशा नहीं? देखिए, अनुशक्ति नगर विधानसभा में जब पिताजी अवेलेबल थे तब ये सब चीज़ें मेरे सामने नहीं आती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने ये चीज़ बोला कि मैं पापा की परी। शायद वो जानते नहीं, पापा की परी जो है ना, 2022 में भी मेरे को नाम दिया गया था। जिसके लफ्ज़ है ना, उससे लड़ाई लड़ चुकी और वो किधर बैठा है वो सबको पता है। राष्ट्रवादी जो है इधर नहीं है, इधर से नवाबवादी है। नवाबवादी जिस तरफ बोलेंगे उस तरफ वो नवाबवादी के लोग चलेंगे। और लोग कह रहे हैं कि नवाब मलिक जो है सुपारी लेकर आए हैं अबू आसिम आज़मी की, 3 टाइम MLA। क्या कहेंगे इस पर? जो लोग कह रहे हैं वो प्रूफ ला के दे दे। सच्चाई क्या है मैं जानती हूँ। आज टिप्पणी करने के लिए विरोधक कुछ भी टिप्पणी करें, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जनता जब साथ हो तो इलेक्शन कैसे चलता है, क्योंकि आप उधर के रहवासी, आपको दिखाई देगा। एक्टिविस्ट की बात आती है तो फहद अहमद का जिक्र पहले आता है। सारे ही एक्टिविस्ट बन जाते हैं चुनाव के वक्त। वेलकम टू गली न्यूज़। असेंबली इलेक्शन 2024 में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे नेशनल लेवल पर जो सीट है, जो चर्चा में है सबसे ज़्यादा, वो सीट है मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा, जहां पर MLA अबू आसिम आज़मी और नवाब मलिक आमने सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुशक्ति नगर विधानसभा, जहां पर नवाब मलिक साहब की बेटी सना मलिक कॉन्टेस्ट कर रही हैं। सना जी, स्वागत आपका गली न्यूज़ में। आज ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि मीट योर कैंडिडेट। आप अपने कैंडिडेट को जानिए, अपने कैंडिडेट को पहचानिए, उनकी बातों के ताल्लुक से उनकी रूटीन्स क्या है, और आप अपने कैंडिडेट से अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं। सना जी, सबसे पहले आपकी एजुकेशन के बारे में बताइए, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। एजुकेशन की बात की जाए तो मैंने स्कूलिंग जो है फातिमा हाई स्कूल से की है, जो विद्या विहार में सिचुएटेड है। उसके बाद मैंने अपनी HSC साइंस फील्ड में की है BTY कॉलेज से, विले पार्ले। फिर हमने आर्किटेक्चर का कोर्स किया है जो 5 इयर्स का होता है। BArch की डिग्री हासिल की है। 2009 में मैंने अपना आर्किटेक्चर कंप्लीट किया था और इमीडिएटली उसके बाद मैं प्रोफेशनली एक्टिव हो गई थी। फिर इतने साल होने के बाद 2022 में मैंने LLB का एडमिशन लिया और 2024 में आज मेरे पास LLB की डिग्री है। एडवोकेट, आर्किटेक्ट, अब पॉलिटिशियन, क्या कैसे मैनेज होता है सारी चीज़ें? खाली एडवोकेट, आर्किटेक्ट और पॉलिटिशियन नहीं, एक माँ भी हूँ। अच्छा। बीवी भी हूँ, बेटी भी हूँ। अपना हर किरदार को पूरी तरीके से निभाती हूँ। और मेरा मानना है कि मल्टीटास्किंग जो वुमेन का आर्ट होता है, वो हर एक जिम्मेदारी नई तरीके से भी आए तो उसको लेने के लिए तैयार रहती है। और महिला उतनी सक्षम होती है, खाली अगर हमारे आसपास के लोग हमें उतना फ्रीडम और हमें उतना बढ़ावा देने में हिम्मत करते हैं तो सब कुछ कर सकती है महिला। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि महिला एक घर में सीमित रहेगी, एक जिम्मेदारी थी तो एक जिम्मेदारी ही निभाएगी। लेकिन महिला जो होती है, मैंने जितना देखा है, मैं अपनी बहन को देखती हूँ, मैं अपनी माँ को देखती हूँ, जब जो भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है, हमने उसको बहुत ही ज़्यादा, हम टैलेंट ही बोलते हैं, टैलेंट के साथ ही निभाया है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक महिला को मैंने देखा है जल्दी की कुछ जिम्मेदारी लेके वो नहीं। लेकिन एक माँ की बात की जाए तो माँ जब वर्ड आता है तो बच्चा कनेक्ट होता है, बेटी हो या बेटा हो वो कनेक्ट होता है। तो उसके ऊपर एक ऐसा रहता है कि माँ का टाइम जो है चाइल्डहुड एज में सबसे ज़्यादा बच्चे को चाहिए रहता है। फिर कैसे मैनेज होता है सारी चीज़ें? मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे बच्चों को 2021 तक पता ही नहीं था कि अम्मा पॉलिटिकली, सोशली और प्रोफेशनली भी एक्टिव है। क्योंकि अभी 2020 में तो जब कोविड आ गया तो चलो सभी चीज़ें घर से चल रही थी जी। लेकिन जब मेरे बच्चे स्कूल जाया करते थे सुबह, तब मैं अपने काम पे बच्चे मतलब एक से ज़्यादा बच्चे हैं? मेरे पास 2 बेटियां हैं। मेरी 2 बेटियां, एक 11 साल की, एक 9 साल की है। तो जब वो स्कूल जाती थी उसके बाद मैं अपने घर के काम काज, खाना वाना वो सब लेके टिफिन लेके बाहर निकल जाती थी। और जब वो स्कूल से रिटर्न आती थी, मैं उनको या तो पिकअप कर लेती थी या तो उनके पहले आके घर पे रहती थी। तो उनको लगता था हमारी माँ पूरा टाइम घर पे ही रहती है। तो जो एकदम नर्चरिंग वाला जो टाइम होता है, वो टाइम पे मैंने उनके साथ पूरा वक्त बिताया। अगर कभी ऐसी कोई स्थिति आ जाती थी कि मुझे उनको मतलब उनके समय उनको घर पे रहे और मुझे बाहर निकलना पड़े, तो मैं उनका
बैग पैक करके ऐसा बोलती थी, आज दादी ने बुलाए हैं, आज नानी ने बुलाए हैं, आज तुम्हारी खाला ने बुलाए हैं, और ऐसा करके उनको भेज दिया करते, ताकि वो अलग अपने ही एक टाइम में इन्वॉल्व हो जाए और उनको ऐसा मेरी कमी एहसास हो। मैं बच्चों को सुबह उठाती हूँ, मैं उनको सुलाती हूँ रात में। अभी ऐसा हाल हो गया है कि अगर मैं रात में नहीं पहुँचूँ तो मेरी बेटियाँ सोती नहीं है, वो जागी रहती है। तो जिम्मेदारी वो भी हम निभा रहे हैं। हाँ, और अभी इलेक्शन का अभी समय है, तो मैंने उनको बोला है कि लेट होगा, लेकिन फिर भी वो जागती हैं। जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक सोती नहीं, और अगर मैं नहीं उठाऊँ सुबह तो स्कूल नहीं जाएंगी। ऐसा बड़ा प्रेशर का टाइम होता है, क्योंकि इलेक्शन का एकदम क्रूशल वक्त है, आखिरी टाइम आ गया है इलेक्शन का। 2009 की बात की जाए तो 2009 से 2014 नवाब मलिक साहब वहाँ पर एमएलए रहे, फिर 2019 से लेकर 2024 वो एमएलए रहे। इस दरमियान में जब वो ईडी का मामला आया, वो अंदर गए, तब पूरे कामकाज सना मलिक देख रही थी, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? मुझे लगता है आज का जो प्रेशर है वो 2022 और 23 में जो हमने गो थ्रू किया है उससे कम है। वो प्रेशर ऐसा था कि हमें अचानक से जो हमारे सरपरस्त है, उस सरपरस्त की लड़ाई लड़ना बहुत आसान नहीं होती, और स्पेशली उस टाइम, उस वक्त जब आपको वो चीज़ की जानकारी नहीं है। तो हमने वो लड़ाई लड़ी, प्रेशर भी था, लेकिन सिर्फ यही एक हिम्मत वाली बात थी कि ठीक है, हमारे घर के लोग, हमारे साथ वाले लोग, हमारे जो एकदम करीबी जानने वाले, वो तो हमारे साथ थे। लेकिन जब वो लड़ाई लड़ने का वक्त आया, जो हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था वो ये था कि कार्यकर्ता तो हमारे साथ है, लेकिन जनता किस तरीके से रिएक्ट करेगी। लेकिन जनता ने पूरा विश्वास दिखाया, हमारे ऊपर पूरा भरोसा रखा, और वो भरोसे से लेके जो हिम्मत रही, तो प्रेशर कब जो टॉप पीक लेवल पे था वो कब खत्म हो गया पता नहीं चला। फिर सिर्फ और सिर्फ हमें ईडी की और कोर्ट कचहरी की जो लड़ाई थी वो लड़नी पड़ी। तो प्रेशर उस वक्त का ज़्यादा था। आज जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें इतना प्रेशर नहीं लड़ रहा। वो लड़ाई ज़्यादा बड़ी थी इस लड़ाई से, क्योंकि आज मेरे पिताजी हमारे साथ हैं और उनके ही सरपरस्ती में सारा काम हो रहा है। उनके नेतृत्व के नीचे वो जैसे जैसे गाइड कर रहे हैं वैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोगों से संपर्क तो बना हुआ है, लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ना उनके सरपरस्ती में बहुत आसान। सना जी, काम की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, तो 2019 आपको मिला अनुशक्ति नगर विधानसभा से, 2009 भी आपको मिला। अब 2024 से पहले आपको क्या लगता है कि कितने काम ऐसे हैं जो आपने किए और अब जो करने की ज़रूरत है, उसका रोड मैप्स वगैरह? देखिए, 2009 से 2014 में जब पिताजी को उधर मौका दिया गया, लोगों ने चुन के दिया, उतना भरोसा जताया, तो वो एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में आई थी। डिलिमिटेशंस के बाद अनुशक्ति नगर विधानसभा एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी आई थी। उधर से मेन इश्यूज थे वो था पानी। सीता कैंप का एरिया था, टाटा नगर का एरिया था, भारत नगर हो गया, सह्याद्री, मतलब वैसे सभी एरिया पकड़ लो आप। तो उधर जो मेन एरिया थे, उधर पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। सबसे बड़ा काम जो उधर उस वक्त हुआ है वो पानी लाने का काम हुआ। पानी लाया गया, उसके बाद राशनिंग ऑफिस के काम चालू किए, शताब्दी हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाने का काम की शुरुआत की। फिर जितने भी पीएपी बिल्डिंग्स थे जिनको रिहैबिलिटेट करके पूरे मुंबई से लाया जाता है, वो सभी के ऊपर स्ट्रक्चरल ऑडिट करके उसका क्या सोल्यूशन निकालना, वो सभी काम किया गया। लेकिन 2014 में पिताजी का पराभव हो गया। वो पराभव होने के बाद जो पीएपी बिल्डिंग्स के लिए वन टाइम एग्जिट पॉलिसी लाई गई थी, वो मेरे पिताजी की मांग थी और वो उन्होंने सैंक्शन करके लाया। 2014 में जब वो हार गए, उसके बाद जब वो काम चालू हुआ तो किसी ने देखा नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। कहीं मुझे पता नहीं, देखो जिस वक्त मैं उस एरिया में काम नहीं कर रही और मुझे जानकारी नहीं है, तो किसी के बारे में भी गलत बोलना मेरा मानना नहीं। अगर मैं किसी चीज़ की जानकार हूँ तो मैं उस चीज़ को बोल सकती हूँ, लेकिन अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं तो उस चीज़ के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करती। तो वो काम नहीं हुआ। अभी सिचुएशन 2019 में देखा तो काम नहीं हुआ। या तो कुछ जो खुद के सोसाइटी के लोग थे उनको बेवकूफ़ बनाया गया, या कुछ ऐसा हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ गलत कर दिया, या काम नहीं किया, या सिग्नेचर्स ले लिया। ऐसे काफ़ी चीज़ें हमारे पास उठ के आती है, लेकिन जब तक हमारे पास उसकी पूरी जानकारी नहीं, हम बोल नहीं सकते। वो है कि पीएपी बिल्डिंग्स का वन टाइम एग्जिट पॉलिसी लाया गया। शताब्दी हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज जो बनाना था, उसका जो फर्स्ट फेज था, जिसको 500 बेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना था, आप देखेंगे तो आज वो 500 बेड हॉस्पिटल बन गया है। बन के अभी 2 से 3 महीने में लोगों के लेवल में हो जाएगा।
लेकिन लोग उसके बावजूद भी जानकार नहीं- फैसिलिटीज आज भी वहाँ नहीं है। लोग जानकार नहीं है, लोगों को लगता है अनुशक्ति नगर विधानसभा में शताब्दी हॉस्पिटल नहीं होता है। तो आप लोगों को, सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि अनुशक्ति नगर विधानसभा में शताब्दी जी, हॉस्पिटल उसका आता हिस्सा ही है वो। जिनको जो जानकार नहीं है, जी जो उस चीज़ की जानकारी नहीं है कि अनुशक्ति नगर का क्षेत्र कितना बड़ा है और बाउंड्री जी। किधर तक है, उसके बारे में कमेंट करते हैं। ठीक है, लोगों का काम है कमेंट करना और टिप्पणी करना, वो करते रहते हैं। साथ ही साथ राशनिंग ऑफिस की बात कर रही हूँ। राशनिंग ऑफिस का पूरा प्रयास किया गया, प्रपोजल बनाया गया, लेकिन 2014 आते आते तक वो सैंक्शन नहीं हुआ। अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी, वो तो सैंक्शन नहीं हुआ, लेकिन पिताजी के रिहाई के बाद हमें जो मेडिकल बिल मिला, उसके बाद मेरा मेन जो इशू था कि मेरा मेन फोकस था राशनिंग ऑफिस पर। राशनिंग ऑफिस पूरी तरीके से रेडी है, हैंड ओवर हो गई है, इधर कंप्यूटर फैसिलिटीज़ आ गए हैं, इधर फर्नीचर्स आ गए हैं, उधर स्टाफ अलॉट हो गया है। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में लास्ट जो फाइल की सिग्नेचर्स होती है वो आचार संहिता लगने की वजह से नहीं है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो राशनिंग ऑफिस का जो हमारा इरादा, क्योंकि अनुशक्ति नगर विधानसभा में एक अलग से राशनिंग ऑफिस नहीं है, तो वो भी हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें हैं जो बड़े काम है, जो 2014 में किए गए थे। 2019 में हम जब जीते, तो जब तक सरकार बन के मंत्री पद का शपथ लिया गया और मतलब हमने काम चालू किया, सभी जानते हैं कि दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी है कोविड। जी कोविड की महामारी चलते चलते 1.5 साल निकल गए। 1.5 साल मेरे पिताजी कस्टडी में रहे, तो निकल गए 3 साल, बचे कितने 2 साल। 2 साल में हमने जितना काम किया है शायद ही किसी आमदार नगर सेवक या खासदार ने पिछले 10 सालों में किया होगा अनुशक्ति नगर विधानसभा। मैं आपको बताना चाहूँगी, शताब्दी हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने का काम हम कर रहे हैं, और आगे जब वो 500 बेडेड हॉस्पिटल रेडी हो जाएगा, उसके ऊपर पूरी तरीके से हम जो है ईस्टर्न सबर्ब में जो कि कोई मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है और उधर नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द रूल्स उधर होना चाहिए, तो उस पर हम पूरा फोकस करेंगे। ईस्टर्न फ्री से वाशी नाका को जो कनेक्ट करना है, तो लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। आज हमारे भाइयों को, आप पूरे भाइयों बहनों को लाके आप पूरे मुंबई से इधर शिफ्टिंग दे देते हो। तो शिफ्टिंग देने के बाद उधर से उनको अगर मेन रोड पे आना है या कोई दूसरे जगह जाना है, तो उन्हें पूरा चेंबूर का एरिया घूम के बाहर निकलना पड़ता है। तो वो एक मेजर इशू है, उस पर हमने कुछ प्लानिंग की है, रिसर्च किया है, वो प्रपोजल मुझे सबमिट करना है यहाँ पे। चीता कैंप और ट्रॉम्बे और महाराष्ट्र नगर को कनेक्ट करने के लिए एक हाईवे प्रपोज किया गया है, फ्लाईओवर। उसको तो सैंक्शन मिल गया है, सिर्फ एक एनओसी की, मतलब रेलवे एनओसी का कुछ उसका जो आर्म है वो शिफ्ट किया गया है ताकि वो रेलवे एनओसी के लिए आसान हो जाए, उस पर हमने काम किया है। ये 2 मेजर जो हमारे हाईवे से हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को कनेक्ट करना है, ये सभी काम हम आगे करेंगे। साथ ही साथ जो मुद्दे अटके हुए थे एक्विजिशन के, लगातार मैंने पिछले 5 सालों में जितने भी MMRDA के प्लॉट हो गए या SRA ने जो हैंड ओवर नहीं किया, वो सारे एक्विजिशन पे मैंने काम किया है। लोग चिल्लाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। अरे जब आपके पास जानकारी ही नहीं है तो कौन सी चीज़ किस तरीके से किया जाता है, कौन हल्ला गुल्ला करता है? जब लोग बात हो रही करते है हैं। तो पूरी खुलकर हमारे नहीं, हमारे खुद के ही लोग जो हमारे साथ थे इसके पहले, वो बोलते हैं, हमारे ओपोनेंट्स हैं वो बोलते हैं आज मुद्दा वो चीज़ का बनाया जा रहा है। अगर बनाया जा रहा है तो एक्टिविस्ट होके ये सब काम नहीं हो सकता है। फहद अहमद की बात कर रही हैं आप? फहद अहमद हो गए या और भी कोई लोग हैं जो इनके साथ, जितने भी 9 कैंडिडेट्स हैं, 9 के अलावा बाकी के 8 तो है ना। एक्टिविस्ट की बात आती है तो फहद अहमद का जिक्र नहीं, पहले नहीं, आता है। सारे ही एक्टिविस्ट बन जाते हैं चुनाव के वक्त। जो सिटिंग होता है, और ये लोगों को समझना पड़ेगा, या ओपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। पिछले 5 साल में 3 साल हम अवेलेबल थे, ठीक है, वो पब्लिक की गलती नहीं थी, उसमें से 1.5 साल पब्लिक की गलती नहीं थी, और जब वो पब्लिक की गलती नहीं थी इसलिए सना मलिक जो है ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए काम। कब्रिस्तान बहुत बड़ा इशू है वहाँ पर, क्योंकि चीता कैंप में कब्रिस्तान है, लेकिन भारत नगर और वाशी नाका की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज है, वहाँ लोगों को बड़ी तकलीफ है। इसमें क्या प्रोग्रेस हुआ? ओसवाल का जो लैंड था वो एक्विजिशन हो चुका है, BMC के ताबे में आज आ चुका है, उसकी प्लानिंग हो चुकी है, उसकी डिजाइनिंग। नहीं तो PIL के बाद एडवोकेट अल्ताफ और उनकी टीम ने आपको PIL क्या समझना फाइल किया पड़ेगा था? कि ये जो मुद्दा है हम 2020 के फरवरी से उठा रहे हैं। पहले लेकिन हमने, मैं 2019 बताती में हूँ तो आपको, PIL फाइल हो चुकी थी। 2020 में हमने BMC के उसमें लगातार कहते 2 मुद्दे थे। एक ओसवाल का जो एक्विजिशन है वो, दूसरा जो चेंबूर विधानसभा में आता है
चेंबूर विधानसभा में ऑपोजिट रोड पे जो एक सिमेट्री आती है, वो सिमेट्री देवनाथ सिमेट्री के बाजू कनेक्टेड प्लॉट। चेंबूर विधानसभा क्षेत्र, अच्छा, जो वाशीनगर के साइड पे आता है, ओके। उधर एक सिमेट्री थी। वहाँ पे 2012 या 13 से मेरे पिताजी का प्रयास चल रहा था, क्योंकि उधर मुस्लिम आबादी जाती थी तो उसको कब्रिस्तान बनाया जाए। तो वो भी हमने, हमारा उधर भी जो काम था उसको भी मतलब मिला और उधर कब्रिस्तान बनाया गया। मैं आती हूँ ओसवाल में जब भारत नगर का जी चट्टान गिरा, मतलब दीवार गिर के हमने 18 लोगों को खोया था, और तभी लोगों ये उसके पहले भी हमने मुद्दा उठाया था, लेकिन उस हादसे के बाद हम पूरे सक्रिय हो गए कि उधर जो ओसवाल ने डाला था कि हमारे लैंड पे जितने भी एक्विजिशन, मतलब जितने भी रिजर्वेशन थे सब कैंसिल किए जाए, और यूडी में वो फाइल आगे प्रोसेस भी हुई थी। लेकिन ये हादसे के बाद हम पूरी ताकत से लड़े कि उधर जो भी रिजर्वेशन है वो हटने नहीं चाहिए, क्योंकि वो उधर की जो आबादी है सिर्फ और सिर्फ वाशीनगर, विष्णुनगर और ये नहीं है, चेंबूर विधानसभा भी एकदम सामने है, एक रोड ही डिवाइड करता है लोग को, और दोनों तरफ की जो आबादी है उसको ये सभी चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, कोर्ट भी एक माध्यम होता है, लेकिन अगर आज वो रिजर्वेशन ही नहीं होता, तो एक्विजिशन का तो सवाल ही नहीं आता, कोर्ट में लड़ाई वहीं खारिज हो जाती। लेकिन एक लड़ाई से बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को पता है कि डिसेंट बरियल एक बहुत बड़ा इशू है, लोगों को हक है डिसेंट बरियल का, जैसे बेसिक फैसिलिटीज़ का हक है वैसे डिसेंट बरियल का हक है। इतनी क्यों नौबत आ जाती है कि लोगों को कोर्ट जाना पड़े कब्रिस्तान के लिए? देखिए, बीएमसी मैंने जहाँ तक देखा, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ 2009 से लगातार सक्रिय होके, चाहे मेरे प्रोफेशनल हुए सोशल इश्यूज में, मैं उस पर काम करती रहती हूँ। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि जो भी फैसिलिटीज़ और एम्यूनिटीज़ पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन बीएमसी कभी सामने खुद एक्वायर करने के लिए कोई लेआउट या कोई लैंड को आती नहीं है। जब तक आप पीछे नहीं पड़ो तो प्रोसेस चालू नहीं होता है। तो हमारा मानना है कि अगर प्रतिनिधि को चुना गया है तो वो सभी काम प्रतिनिधि प्रेशर लगा के कराए, और सिर्फ एक लेटर डालने से कुछ नहीं होता, क्योंकि एक आजकल हम देखें, जब से 2019 से तो मैं देख रही हूँ, पिछले 5 साल से लेटर डाल दिया गया है, जब वो काम हो जाता है तो लोग लेटर डाल देते हैं, फोटो डाल देते हैं कि हाँ भाई ये तो गलत तरीका। मेरा मानना है जिस तरीके से हम मैं अपने प्रोफेशनल काम में मेरे फाइल की हर टेबल पे फॉलोअप करती हूँ, किधर कोई अड़चन है या किधर कोई मेरे फाइल में कुछ गलत है उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, उस तरीके से हमारा काम है। और हम जब ये सभी काम, चाहे ओसवाल का एक्विजिशन का हो या एमएमआरडी और एसआरए के एक्विजिशन का हो, ये सभी काम हम उसी तरीके से प्रोफेशनली करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हम राजनीति को अपना प्रोफेशन मानते हैं, इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर आपके पास कोई तालीम है और आप उसका लोगों के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो करना चाहिए, और जब भी आप प्रोफेशनली आप वो काम करोगे तो उसका सक्सेस रेट हाई हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नशे की बात हो रही है, मानको शिवाजी नगर विधानसभा में स्पेशली नवाब मलिक साहब कह रहे हैं कि माहौल बदलने वाला है, नशा बहुत ज़्यादा है, ड्रग माफिया बहुत बढ़ गई, क्या अणुशक्ति नगर में नशा नहीं? देखिए, अणुशक्ति नगर विधानसभा में जब पिताजी अवेलेबल थे तब ये सब चीज़ें मेरे सामने नहीं आती, लेकिन जैसे मैंने पहले भी लोगों को बताया है कि लोगों ने मुझे अलग तरीके से, जब पिताजी का अरेस्ट हुआ और जनता तो मेरे साथ थी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोग थे जो मुझे एक्टिव देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और उनका हर टाइम पे एक नया एजेंडा होता था कि इसको किस तरीके से परेशान किया जाए। तो 2-3 चीज़ें अचानक से उठ के आने लगी, और पिताजी के रहते हुए मैंने कभी पुलिस इंटरेक्शन किया नहीं था। ओके। मैं लोगों के आदमी सोशली एक्टिव थी, सब करती थी, लेकिन कंप्लेंट्स नहीं आती थी नशे की? मैं बताती हूँ जी। तो 2 चीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी। एक, हमारे साथ वाले या हमारे आसपास वाले लोग हफ्ता वसूली करने लगे, और वो सारा ऐसा होने लगा कि राष्ट्रवादी की तरफ से हो रहा है, जो कभी ये छवि राष्ट्रवादी के अणुशक्ति नगर विधानसभा में नहीं देखी गई पिताजी के नेतृत्व के नीचे। तो वो एक चालू हुआ, और दूसरा एक नशे का अचानक से हमने ट्रॉम्बे जुरिस्डिक्शन में बार बार देखा कि ये 2-3 चीज़ें हुई। तो जब एक हुई तो हम खाली सीनियर पीआई से मिले, जब दूसरी हुई तो मैं डीसीपी से मिली। डीसीपी से जब हम, मेरे ख्याल से राजपूत जी थे उधर, अभी राजपूत था कोई राजपूत, हाँ, तो राजपूत जी से मेरी मुलाकात हुई। मेरा बहुत एक बोलते ना गर्म सिचुएशन वाला कन्वर्सेशन हुआ उनके साथ, और मैंने बोला तो उनको ऐसा भी सना मलिक भड़कती भी है? सना मलिक बहुत ज़्यादा भड़कती भी है जब रिक्वायर्ड है। मैं हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, सबसे मिलती हूँ दिल खोल के, क्योंकि वो जनता जो है नादान है, उनको उनके अंदर वो जो एक पॉलिटिकली
एफिलिएटेड लोग होते हैं उनके अंदर जो दिल और दिमाग में होता है वो जनता के अंदर नहीं होता है। सना मलिक भड़कती कब है? जब वो लोगों की अच्छाई की बात हो। अगर मैं कोई हक की बात कर रही हूँ और वो हक पे काम नहीं हो रहा है तो मैं उस पर भड़कती हूँ। तो मेरा एक एकदम हीटअप कन्वर्सेशन हुआ डीसीपी के साथ, तो डीसीपी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि आगे जो भी है अगर आपको ऐसा लग रहा है। तो हमने जब उस पर रिसर्च करना चालू किया तो पता चला कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से लाके इधर कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, नशा तो है तो बाहर से यार होएगा, इधर हमारे खुद के एरिया में अनुशक्ति नगर विधानसभा में तो नहीं बना है। जब पिताजी लौट के आए तो मैंने उनको ये सभी चीज़ बताई। जब वो कस्टडी में तो एक दिन जब एक बहुत बड़ा एक मर्डर हो गया था, तो जब वो चीज़ हुई तो हम गए, सब देखे उनके, हम समझे, हमने एक्शन भी लेने की पूरी मांग की। लेकिन ये सभी चीज़ जब मुझे मुलाकात का भी फैमिली मुलाकात का वक्त हुआ तो मैंने पिताजी को बोला, तो उन्होंने मुझे बोला आप डीसीपी के जाके बात करो। पिताजी के आने के बाद हमने बताया कि ये जो मैटर है हमको इस पर इमीडिएट स्टेप लेना होगा, क्योंकि अगर इसको नहीं रोकेंगे तो ये वायरस जैसा फैलता जाएगा। तो आज के टाइम पे ऐसे 9 लोग थे जो बार करते थे अनुशक्ति नगर विधानसभा में, और 8 कस्टडी में है और 1 फरार है। ओके, नशा खत्म कैसे होगा? इस पे कुछ काम, पेडलर्स हमेशा देखा जाता है तो नशा करने वालों पर कार्रवाई बहुत ज़्यादा होती है पुलिस की भी तरफ से, लेकिन जो नशा बेचते हैं, जिसको पेडलर्स कहते हैं, बेचन कहते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती, वो खुलेआम घूमते रहते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया अनुशक्ति नगर विधानसभा में 9 ऐसे पेडलर्स थे, 8 8 हिरासत उसके में, 1 फरार बावजूद है। भी। और हमारा मानना है जो नशा करता है वो बीमार है, उसको जो है जो लत लग जाती है वो बीमारी है, उसको रिहैबिलिटेट करके ही वो बीमारी का हल निकाला जा सकता है। क्या सना मलिक चुनकर आने के बाद 2024 के बाद अनुशक्ति नगर विधानसभा में रिहैब बनेगा? अनुशक्ति नगर विधानसभा में अगर हमें ऐसा लगेगा कि रिहैब की ज़रूरत है तो हम उधर रिहैब बनाएंगे, लेकिन हमको देखना पड़ेगा वो रिहैब किधर बन सकता है। हमने अभी मल्टी स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल प्रपोज किए, अगर हमारे पास उसकी फैसिलिटीज़ और उतना तो हम करवा मतलब उतनी ज़रूरत, क्योंकि हर चीज़ अगर आप बना लें, हम ये नहीं बोल सकते कि हमें इधर रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाना है, लेकिन रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने के पीछे अगर एक रिसर्च और स्टडी उसको सपोर्ट करेगी तो हम उसको इमीडिएटली बनाएंगे। क्योंकि हमारे पास शताब्दी हॉस्पिटल है, क्योंकि हमने एक जगह जगह पे अभी पेरिफेरल हॉस्पिटल का प्लानिंग की है, तो उधर उस सिचुएशन में डाल के उस एरिया में डाल के उधर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हॉस्पिटल तो बन जाते हैं सना जी, लेकिन उसके बावजूद मेडिकल ग्राउंड की जो फैसिलिटीज़ होती है, जैसे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, नर्सेस अवेलेबल नहीं होती। हाल ही में मामला मानको शिवाजी नगर का भी रहा, जहाँ पर हॉस्पिटल ऑपरेशन की ड्यूरेशन पे ऑक्सीजन खत्म हो गई शताब्दी हॉस्पिटल में, बच्चा और माँ दोनों की जान गई। तो हॉस्पिटल तो आप बनाएंगे ही, लेकिन इसके साथ जो सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत है सर्विसेज। आप सर्विसेज की बात जी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया तो सर्विसेज आ गई। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इज द फर्स्ट स्टेप। वो होने के बाद हमारा सेकंड स्टेप यही रहेगा कि उधर सर्विसेज जो है उसको प्रॉपरली लाइन अप करना। और किस तरीके से आज के टाइम पे हमारे पास कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन सर्विसेज की बहुत ज़्यादा लैप्स हो रही है। हम पूरी तरीके से जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है बीएमसी का, बीएमसी रन हॉस्पिटल है तो वो, अगर गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है तो पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होंगे लोगों के साथ, उधर के डिपार्टमेंट के साथ, और जिधर जिधर जो भी लूप होल्स होंगे उसको कवर कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर वर्किंग की जाएगी। क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेल्थ और एजुकेशन के मामले में सिर्फ नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए उधर हमारे लोग का हेल्थ जो है प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ रहे, जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो उस पर भी काम हुए। और जो एजुकेशन है, एजुकेशन में हम चाहिए कि हमारे बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं, अच्छी तरीके से पढ़े। तो ये दोनों पे हम टोटल पूरी तरीके से सक्रिय होंगे, उसके ऊपर उनके अंदर सिस्टम के अंदर जाके काम करेंगे। अब आते हैं इलेक्शन के बाद, बहुत क्रूशल टाइम है, आखिरी के 5 दिन बचे, कैसा इलेक्शन चल रहा है? इलेक्शन बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है और मुस्कुराहट बता रही है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे लोगों का प्रतिसाद और लोगों का भरोसा देखने को मिल रहा है और हर जगह से पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आ रहा है। नेगेटिव अभी तक कहीं से, मतलब कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ से मुझे अभी तक मेरे लिए या राष्ट्रवादी गढ़ी सिंबल पे मेरे लिए कुछ ऐसा नेगेटिव है। एनसीपी कैंडिडेट हैं, अजीत पवार गुट से हैं, महायुति ने अपना कैंडिडेट भी, मतलब शिवसेना से जो शिंदेगढ़ से कैंडिडेट था वो उसने भी अपना विड्रॉवल कर लिया है। अब क्या वहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, जो महायुति का कैंडिडेट था उसने विड्रॉ कर लिया, उन्होंने कुछ सर्वे कराया, वो सर्वे में उनके पास जो था रिजल्ट सामने आके
तो उतना टाइम एफर्ट लगा के और सारी जब सीट्स लड़ी जाती है, पार्टी अपनी अपनी सीट्स रखती है, तो उनका एक स्ट्राइक रेट भी होता है। स्ट्राइक रेट कम रखने से अच्छा उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम हट जाए तो बेहतर होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो सना मलिक को बीजेपी सपोर्ट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अपने आपके जो वालिद हैं नवाब मलिक साहब, उनको तो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दे दिया है। देखिए, मैं जब 2009 में अनुशक्ति नगर विधानसभा की जो सीट थी वो नई तरीके से निर्माण, जी, पिताजी की ये नेहरू नगर की जो सीट थी वो डिलिमिटेशन में 3 जगह बढ़ गई थी, और जो मेजर पार्ट था जो कुर्ला विधानसभा में वो SC रिजर्व हो गई थी। पार्टी की तरफ से ऑप्शन आया, या तो आपके पास अनुशक्ति नगर है लड़ने के लिए या तो कुछ भी नहीं। तो हमने अनुशक्ति नगर विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी चालू की। और जब तक तो उसके पहले तो हम कभी भी इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं होते थे, इधर ही जिधर रहते थे उधर से पिताजी चुनाव लड़ते थे, और हम देखते थे कि बहुत अच्छा माहौल है, ऐसा कुछ वॉकिंग करने की जरूरत नहीं। ये जब डिलिमिटेशन के अनुशक्ति नगर विधानसभा गए तो उधर हमने भी ऐसा एक वो अपने पिताजी से अपील की कि डैडी अब जा रहे हो, नई सीट है, अब हम भी बड़े हो गए हैं तो हम कर सकते हैं, आप हमें भी जिम्मेदारी दो। तो वो एक लाइन थी, और डैडी ने बोला ठीक है जाओ, ये एरिया से आप इधर इधर चले जाओ। तो हमें एडुकेटेड प्रॉपर जो सोसाइटीज़ है या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिसेज है जैसे BARC RCF कॉलोनीज हो गई या प्रॉपर सोसाइटीज़ है, उधर भी जाके आए। तो हमने उधर कैंपेन की, लेकिन जो पूरा 20 दिन का कैंपेन था, क्योंकि हम तभी पद यात्रा या रैली या कोई भी सभा नहीं अटेंड करते थे, लेकिन हम देखते रहते थे, और लोगों के बीच में पिताजी ने सिर्फ और सिर्फ अपने काम के आधार पे वोट मांगा। पिछले 15 साल से मैं देख रही हूँ कि नवाब मलिक साहब सिर्फ अपने काम के आधार पर वोट मांगते हैं। पिछले 7 साल से अनुशक्ति नगर विधानसभा में सोशली काम कर रही हूँ। 5 साल से पिताजी के नेतृत्व के नीचे उनके एब्सेंस में पॉलिटिकली और लोगों की जो समस्या है उसको सुलझाने का काम कर रही हूँ। तो लोगों के अंदर एक पहचान बनी हुई है, कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है, कौन मेरे पिताजी को सपोर्ट कर रहा है, वो विषय ही नहीं है, काम ही विषय है। इश्यूज़ है मेन, जो इश्यूज़ पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और किसका सपोर्ट है नहीं है वो मुद्दा ही नहीं, जनता का पूरा सपोर्ट है वो हमें दिख रहा है, और उसी के आधार पे, अपने काम के आधार पे लोगों के बीच में रह के इलेक्शन लड़ रहे हैं। राहुल शेवाले आपके यहाँ से 2 बार MP रहे, इसी यहाँ से। अब लोगों ने महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया, अनिल देसाई यहाँ से MP बने, तो क्या लगता है कि लोगों ने राहुल शेवाले को जो 2 बार MP रहे उनको नकार दिया तो सना मलिक को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे, साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, तो उसी समय मेरे LLB के एग्जामिनेशन चल रहे थे। मई में, अप्रैल से चालू हुआ और मई तक चला। तो मैं फील्ड पे उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मेरा भी फाइनल एग्जाम था, और पिताजी थे कि अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो वो हैंडल करें लोगों को। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे फाइनल्स हैं, और मेरे नहीं, साथ ही साथ मेरे बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैंने पूरी तरीके से उस टाइम अपने एग्ज़ाम्स को तवज्जो दिया, और मैं फील्ड पे नहीं गई। मेरी तबीयत भी उस वक्त कुछ ख़राब हो गई थी, तो हम घर पे रह के पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, लेकिन जितना वो मैंने देखा, मुझे लगता है एक एंटी इनकम्बेंसी आ गई थी उनके अगेंस्ट, और साथ ही साथ एक अलग ही माहौल बन गया था, जिधर इंडिया अलायंस को पूरी तरीके से समर्थन काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने दिया था। अब हर चुनाव अलग होते हैं, मेरा मानना है, और स्पेसिफिकली जब हम विधानसभा के चुनाव की बात करते हैं तो हवा के साथ विधानसभा के चुनाव नहीं चलते, फेस के साथ चलते हैं, लीडर के साथ चलते हैं, कैंडिडेट के हिसाब से चलते हैं। और अगर आपकी कोई पकड़ है लोगों के बीच में, स्पेसिफिकली मेरी जो पकड़ है वो महिलाओं के अंदर ज़्यादा है, और यूथ के अंदर ज़्यादा है, और जो मेरे पिताजी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो मुझे बेटी के जैसा मानते हैं, उनके साथ मेरा इतना कनेक्ट नहीं है, मतलब मैं इतना खुल के बात नहीं कर पाती उनसे, एक लहजा जो है वो मेंटेन रखा है। लेकिन ये सभी हर टप्पे के लोग से, मतलब हर उम्र से हो जाए, या हर धर्म से हो जाए, हर एरिया से हो जाए, हर जाति से हो जाए, हर अलग अलग भाषा वाले जो लोग हैं और अलग अलग काम करेंगे, हर तरीके से लोग, हर तरीके के जो डाइवर्सिटीज़ है उससे हम जुड़े हुए हैं, और मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मेरा तो पूरा विश्वास है, आप आज भी अनुशक्ति नगर विधानसभा में जाओगे तो मेरे ख्याल से सना के चर्चा के अलावा और कोई चर्चा के लिए फील्ड पे वो नहीं मिलेगी।
फहद अहमद है, बात करते हैं फहद अहमद की आपके सामने, क्योंकि एनसीपी वर्सेस एनसीपी का चुनाव है, शरद पवार वर्सेस अजीत पवार का चुनाव है। क्या कहेंगे फहद अहमद के बारे में? एनसीपी वर्सेस एनसीपी आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल टाइम पे एक्चुअली तो वो एनसीपी वर्सेस एनसीपी नहीं है। ये अचानक से पैराशूट लैंडिंग करके कोई बोलता है कि मैं अनुशक्ति नगर का रहीवासी हूँ, या मैं इधर रहता हूँ, जब से बम्बई आया हूँ तो मैं अनुशक्ति नगर विधानसभा में रहता हूँ। अनुशक्ति नगर विधानसभा का नाम कौन से आधार पे पड़ा है, उनको ये जानकारी नहीं है। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, पढ़ाई करने में और उधर रह के उन लोगों के बीच में सेवा करने में बहुत फर्क होता है। साथ ही साथ अगर ये इतना बड़ा दावा करते हैं कि मैं जब से मुंबई आया हूँ शक्ति नगर विधानसभा में रह रहा हूँ, तो ये वोट जिस दिन डालने वाले हैं, वो किधर वोट डालने वाले हैं वो बता दे। मैं तो अनुशक्ति नगर विधानसभा में वोट डालने वाली हूँ, ये किधर डालने वाले हैं ये वो बता दे सकता हूँ। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी में शायद 2022 या 23 से कुछ सक्रिय हुए थे, और जब ज़रूरत पड़ी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार में आ गए। तो ये जो पैराशूट लैंडिंग कैंडिडेट्स है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाए तो वही बेहतर है। नहीं, क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी पे टिप्पणी की गई और मेरी वाइफ पे टिप्पणी की गई। किसने टिप्पणी की? आपका और आपके वालिद का नाम उसमें इन्वॉल्व है। एक वीडियो आ रहा है बाकायदा सोशल मीडिया। वायरल करने के लिए कोई कुछ भी वायरल। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने ये चीज़ बोला कि मैं पापा की परी। शायद वो जानते नहीं है पापा की परी जो है ना, 2022 में भी मेरे को नाम दिया गया था। जिसके लफ्ज़ है ना उससे लड़ाई लड़ चुकी, और वो किधर बैठा है वो सबको पता है। कन्हैया कुमार ने आपके, जब उन्होंने उनका इलेक्शन कैंपेनिंग था और जिस दिन उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, तब कन्हैया कुमार आए थे, उन्होंने कहा डुप्लीकेट एनसीपी वर्सेस ओरिजिनल एनसीपी। जनता ही डिसाइड कर लेगी कि कौन डुप्लीकेट एनसीपी है और कौन ओरिजिनल एनसीपी अनुशक्ति नगर विधानसभा में। क्योंकि 2022 में जब पिताजी का अरेस्ट हुआ, सब बोलते जून के 2022 में अनुशक्ति नगर विधानसभा, जून के 2022 में महाराष्ट्र की सरकार एमडी की सरकार गिरी, हमारे लिए तो फरवरी 2022 में गिर गई थी। सब बोलते हैं कि जुलाई 23 में राष्ट्रवादी टूटी। अनुशक्ति नगर विधानसभा में राष्ट्रवादी जो थी वो 2022 में फरवरी में टूट चुकी थी। ओके। टूटने का ये मतलब है कि जो हमारे दुश्मन थे या जो हमारे को अपोज करते थे वो फौरन पिताजी के अरेस्ट के बाद चालू हो गए। तो जो एकदम मैं राष्ट्रवादी नहीं बुलाती हूँ लोगों को, मैं नवाबवादी बुलाती हूँ। नवाबवादी के जितने लोग थे वो हमारे साथ, मेरे साथ खड़े रहे, मुझे हिम्मत दी, मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास दिखाया। तो राष्ट्रवादी जो है इधर नहीं है, इधर सिर्फ नवाबवादी है। नवाबवादी जिस तरफ बोलेंगे उस तरफ वो नवाबवादी के लोग चले गए। सना मलिक 2024 का इलेक्शन जीत जाती हैं तो सबसे पहला काम जो अनुशक्ति नगर विधानसभा में, देखिए मेरा मानना है कोई पहला या प्रायोरिटी वाला काम ऐसा नहीं दिख रहा। हम 3 लेवल पे काम कर रहे हैं। एक सोशल वेलफेयर के लिए जो हम कंटिन्यूस काम करते रहते हैं, चाहे हम नेता हो नहीं हो, उस समय भी जो सोशल वेलफेयर के और जो एक हमारे फाउंडेशन के जरिए होता है। दूसरा जो हम लोगों को बेसिक एम्यूनिटीज़ का काम जो एवरी डे होना चाहिए वो करते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि 70% ऐसा पॉपुलेशन है हमारे पास जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है या गरीब टप्पे के उससे आता है या बस्तियों में रहता है। ये सभी लोगों का पानी, गटर, सफाई, कचरा, ये सब जो है डेली का इश्यूज़ है और डेली इश्यूज सॉल्व करना पड़ता है। कोई बोलेगा कि आज मैंने साफ़ कर दिया या आज मैंने काम कर दिया, मैंने ये इश्यूज सॉल्व कर दिए, वो कभी नहीं सॉल्व होते। उसके ऊपर रोज़ काम करना पड़ता है और रोज़ कुछ ना कुछ नए तरीके से कोई इश्यूज आ जाते हैं। ये हो गया दूसरा काम। तीसरा काम जो है मेरा जो विजन है, जो मेरी कनेक्टिविटी का प्लान है, मुझे जो मेट्रो एक्सटेंशन का मैंने सीता कैंप का पिताजी ने वादा किया था, वो मैं पीछे पड़ के, मेरे पिताजी पीछे पड़ के फॉलो अप करके उसको लेके आए सीता कैंप तक, उसको एक्सटेंड करके लेके जाना है। जो भी चीज़ें अटकी है, मेरा एक ही वो है कि मुझे कनेक्टिविटी पे काम करना है। मुझे आने वाले जो मेरे आसपास जो बच्चे घूमते हैं, जब मैं प्रचार के वक्त या ऐसे भी फील्ड पे उतरती हूँ, तो वो बच्चों के लिए मुझे हेल्थ और एजुकेशन 2 चीज़ पे काम करना है ताकि उनके फ्यूचर ब्राइट हो सके। एक जितने भी मिसिंग लिंक्स है पूरे अनुशक्ति नगर विधानसभा में, वो सारे मिसिंग लिंक्स को मुझे कनेक्ट करवाना है। उधर के जो हमारे खेल प्रेमी है उनके लिए, क्योंकि एक रिजर्व एरिया ऐसा है जिधर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए बीएमसी के लास्ट DP 34 के हिसाब से, वो उधर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, ये मेरा एक प्राधान्य है। नाट्य प्रेमी है उनके लिए नाट्यगृह बनाया जाए, क्योंकि उसका भी एक रिजर्वेशन है हमारे एरिया में, उसको हम डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं। कि है राशनिंग ऑफिस का जो फाइनल स्टेज पे फाइल अटकी हुई है
वो मुझे करना है, उसके ऊपर मैं इमीडिएटली लग जाऊँगी। साथ ही साथ एक वाटर टैंक और मतलब 2 वाटर टैंक का प्रपोजल है हमारा सह्याद्री नगर में और भारत नगर में। उस पर भी एनओसी के लास्ट स्टेज पे है, वो नहीं हुआ क्योंकि आचार संहिता लग गई। क्योंकि पिताजी 2 ही साल अवेलेबल रह पाए, तो उनके सिग्नेचर्स के बगैर कुछ काम नहीं होते थे और हर टाइम कोर्ट जाना और 4 महीने लगाना एक सिग्नेचर के लिए तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन वो मेरी एक प्रायोरिटी पे रहेगा कि भारत नगर में एक जो PWD का एरिया है उधर जो टाकी बननी है वो बन जाए। तो कुछ जो चीज़ें हैं जो मैंने प्लान आउट की है, मुझे एरिया को समझना नहीं है, मुझे एरिया के बारे में प्लान नहीं करना है जी। हाँ, मुझे डायरेक्ट जिधर मैंने एक महीना पहले जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हुए जहाँ होल्ड किया है वहाँ से वापस से शुरुआत करनी है। और अब ऐसा है, मेरा मानना है कि हम एक नहीं, हम 2 जन रहेंगे और जब 2 जन आवाज़ उठाएंगे और 2 जन का अगर प्रेशर रहेगा तो काम और आसानी से और जल्दी, और दोनों के पास उस एरिया की समझ है। क्योंकि मेरे पिताजी के अंदर जो उनके अंदर हौसला और हौसला के साथ जो उनकी हिम्मत है, जितना मैं करती हूँ उसके 4 गुना काम वो कर सकते हैं, मेरा आज भी मानना है। तो वो जो है, मैं तो हूँ ही करने वाली, लेकिन उनका जो नेतृत्व है, उनका जो दृष्टिकोण है, वो साथ ही साथ लेके हम अणुशक्ति नगर में आने वाले 5 साल में एक बेहतर अणुशक्ति नगर बना के लोगों को देंगे। क्योंकि आने वाले हम आने वाले 2029 में चुनेंगे, जब जाएंगे तब फिर डिलिमिटेशंस हो चुके रहेंगे, कुछ नई तरीके से बनेंगे। लेकिन जो ऐसा मॉडल बनाएंगे उस आधार पे लोगों के लिए हम कहीं से भी लड़ें, कोई चैलेंज नहीं हो, ऐसा हम काम करके करेंगे। सना मलिक और नवाब मलिक की बात की जाए तो एक नाम छूट गया, जो नाम है अब्बासी मासूमी का। कभी मिली हैं आप उनसे? नहीं, पर्सनली। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि नवाब मलिक जो है सुपारी लेकर आए हैं अब्बासी मासूमी की, 3 टाइम MLA, क्या कहेंगे इस पर? जो लोग कह रहे हैं वो प्रूफ ला के दे दे, सच्चाई क्या है मैं जानती हूँ। क्योंकि जब 2023 में पिताजी का मेडिकल बेल हुआ था और मेडिकल बेल होने के बाद 4 से 5 महीना मेरे ख्याल से वो नहीं आए ऑफिस, और मेरे को ऐसा लगता है कब आएंगे, मेरे ऊपर से थोड़ा लोड हटेगा और मैं अपने प्रोफेशनल बच्चों ये सभी लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिता पाऊँ। तो वैसा हुआ नहीं, वो आके जब वो बैठना चालू किए तो आज भी वो ऑन कैमरा बोलते और मैं भी आज बोल रही हूँ। तो जब वो आते थे 10 बजे आके कार्यालय में बैठते थे, उनसे जितने जुड़े हुए लोग थे वो उधर जाते थे, और जितनी भी महिलाएं और यूथ के वर्ग के लोग हैं वो 1-1.5 घंटा भले ही इंतज़ार करना पड़े तो कार्यालय में या तो अंदर या तो नीचे इंतज़ार करते थे कि आप आएगी तो हम डायरेक्ट आपस से बात करें। तो जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं अणुशक्ति नगर विधानसभा से मतलब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और अब बेटी इधर से चुनाव लड़ी। जब ये बीच कार्यकर्ताओं में बातें चली गई, वो जाने के बाद उधर से मेरे ख्याल से आप भी वहीं के रहीवासी। जी मैं खुद मानपुर शिवाजी नगर से कोई NGOs आने लगे, कभी टीचर्स की कोई गैंग आने लगी, कभी कोई यूथ का एक गैंग आने लगा। मतलब ऐसे ही एक पूरा क्लाउड बच्चे लोग का और NGOs का रोज आता था। मुझे ऐसा लगता था कि इधर से हो जाएगा तो उधर लोग जाके थोड़ा मुलाकात कर लेंगे, लेकिन अणुशक्ति नगर इधर सीमित रह गया और उस तरफ मानपुर शिवाजी नगर वाले कभी 100 लोग आ रहे, कभी 50 लोग आ रहे। मैं दरवाज़ा खोलूँ कोई डिस्कशन करने के लिए तो उधर इतने लोग भरे हुए कि मैं अंदर जाके बात नहीं कर सकती हूँ। तो ये सभी चीज़ उधर से होने लगी। कब हुई ये? जब लोगों को पता चला कि अणुशक्ति नगर विधानसभा से सना का नाम पिताजी ने कन्फर्म कर दिया, और जब उनको पता चला कि अब ये नहीं लड़ रहे यहाँ से, मतलब लड़ ही नहीं रहे, तो लोग आए उधर। सिर्फ और सिर्फ सोशल, सभी पार्टी के लोग आते थे। कोई पार्टी जुड़ी है, टूटी है, किधर है, यूपी में, FDA में, ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन सभी पार्टी के लोग आते थे, उधर बैठते थे। और मैं आँख से देखी हूँ, मैं और मेरे कार्यालय के जितने लोग हैं सभी उसी चीज़ की गवाह है। आज टिप्पणी करने के लिए विरोधक कुछ भी टिप्पणी करें, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जनता जब साथ हो तो इलेक्शन कैसे चलता है, क्योंकि आप उधर के रहीवासी, आपको वो दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इलेक्शन के ड्यूरेशन में इतना टाइम दिया, शुक्रिया। थैंक यू।